डियर स्टूडेंट, आज हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बताएंगे और इसके खोजकर्ताओं के नाम के बारे में भी बताएंगे आपको। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का, चाहे प्लांट कोशिका हो चाहे एनिमल कोशिका हो, दोनों ही कोशिकाओं का जो है बहुत ही मेन ऑर्गेनेल होता है। तो देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ग्रीक वर्ड माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और थ्रेड समझ रहे हैं, थ्रेड धागे के समान संरचना होती है। ऐसे ही कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन्यूल, दानेदार। ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है? दानेदार स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी हम सबसे पहले खोज के बारे में बताएंगे आपको कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1880 में कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों से किया। किसने किया? कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो यहाँ पर कभी कभी सन पूछता है तो सन 1880 हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से बन गया। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले कीटों की रेखित पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया खोजा? तो कोलिकर ने खोजा। और एक प्रश्न बनता है, किन पेशियों से खोजा? तो कीटों की रेखित पेशियों से खोजा। इसी तरीके से बात करेंगे आगे हम कि अगला सन देखिए, सन 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अल्टमान। अल्टमान ने 1890 ईस्वी में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया, लेकिन क्या किया इन्होंने, या परंतु इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम ना दे करके इन्होंने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। इसके बाद में तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? सी वेंडा। सी वेंडा 1897 में क्या किया इन्होंने? सर्वप्रथम इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो एक बात याद रखनी है कि जो सी वेंडा साहब थे, सी वेंडा वैज्ञानिक थे, 1897 में सबसे पहले इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब आइए बात करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, जो सेल होती है, उसी सेल में भरा होता है एक फ्लूइड जिसको कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म, यानी कि हिंदी में कहेंगे कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में बहुत से सूक्ष्म छड़ी के आकार, यानी कि रॉड शेप्ड, गोलाकार या ऐसे कह लीजिए गोलाकार को क्या कहें इंग्लिश में? राउंडेड हो सकता है। और तांतुक यानी कि फिलामेंटस कोशिका अंग होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसी को माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम कहेंगे। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे इसकी बात करते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये बैक्टीरिया एवं ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जंतुओं तथा पौधों की प्रायः समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि जीवाणु में नहीं मिलेंगे और नीली हरी शैवाल में ये नहीं पाए जाएंगे। बाकी जंतु और पौधों की समस्त जीवित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और बच्चों, अगर इनकी बात करें कि इनकी औसत लंबाई, देखिए इनकी औसत लंबाई 3 से 5 म्यू यम और औसत व्यास इनका 0.5 से 1.0 म्यू यम होता है। और अगर बात करें कि सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई, तो सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है वो 40 म्यू यम तक हो सकती है। ठीक है, सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 40 म्यू यम तक हो सकती है। इसी तरीके से आपने क्या देखा? इस तरीके से आपने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ताओं के बारे में, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती हैं, है ना? सेल में इनका स्थान क्या होता है? तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। फिर इनको जो है माइटोकॉन्ड्रिया तो कहते ही हैं, अच्छा दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके जंतुओं और पौधों की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाकी इनके व्यास की बात मैंने आपसे की। अब आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का मैंने फिगर बना रखा है। एक स्ट्रक्चर है, किसका? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का ये एलएस का डायग्राम मैंने बच्चों यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। किसका ये डायग्राम है? एलएस का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एलएस का डायग्राम है, इसको हम लोग देखेंगे। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया गया है। इसमें चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी भित्ति वाली संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें जो ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है।
इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है आउटर मेम्ब्रेन होती हैं, और आउटर मेम्ब्रेन देखिए तो इस पर क्या है, ये बिल्कुल सपाट होती है, स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, पूर्णतः स्मूथ है। और तो आउटर वाले को आउटर मेम्ब्रेन कह दिया। इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिससे उंगली के समान प्रवर्ध या माइक्रोबिलाई निकलते हैं। उंगली के समान प्रवर्ध या माइक्रोबिलाई निकले होते हैं। और इन दोनों के बीच में एक रिक्त स्पेस होता है, खाली स्थान पाया जाता है, जिसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं या पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। फिर देखिए इसके जब ये इनर वाली मेम्ब्रेन जो होती है, इनसे उंगली के समान जो प्रवर्ध निकले होते हैं, अटेंशन प्लीज, यहाँ पर समझना है खास तरीके से। उंगली के समान जो ये प्रवर्ध निकले हुए हैं, सब देख रहे हैं ना, इन प्रवर्ध को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोजा था। इस प्रवर्ध को खोजा था और इसके बारे में इन्होंने बताया था। उनका नाम क्या है, बताया कि जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वो मुड़ करके उंगली के समान प्रवर्ध बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोबिलाई या ट्यूब्यूली कहलाते हैं। तो इनको जो है एक साइंटिस्ट थे, एक या दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिल करके बताया था, जिनका नाम है फ्रेवेसलिंग एवं मोलर थेलर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें नलिकाएं नाम दिया था। मैं एक बार फिर नाम लूंगा, फ्रेवेसलिंग एंड मुलर थेलर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें नलिकाएं नाम दिया था। और बताया कि अंदर वाली जो कला होती है, ये ज़्यादातर वैज्ञानिक इनको क्या मतलब नलिकाएं इन्होंने नाम दे दिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन निकले होते हैं, प्लांट के केस में इनको ट्यूब्यूली कहा जाता है। लेकिन बच्चों एनिमल के केस में अगर बात करें, हम एनिमल के केस में बात करें तो इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रस्टी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में बता दिया फ्लूइड भरा होता है, जो रिक्त स्पेस होता है इनमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। अब आइए अंदर की बात करते हैं। तो इसके अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ अगर बात करें तो इसमें एक फ्लूइड लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर भरा होता है। इस फ्लूइड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो इस फ्लूइड स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है, या केवल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, ये मैट्रिक्स है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं इनर मेम्ब्रेन से, इसमें देखेंगे तो क्या है, F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं, या इसी को बच्चों क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, इसमें अंदर की तरफ क्या होता है, देखिए तो डीएनए आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिल रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। तो ये डीएनए होगा। डीएनए इसका कैसा होता है, सर्कुलर होता है। डीएनए कैसा देखने को मिलेगा, सर्कुलर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो राइबोसोम्स बच्चों पाए जाते हैं इसमें 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एस यूज फॉर शुटजबर्ग कोफिशिएंट, 70S टाइप का यहाँ पर राइबोसोम्स देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैट्रिक्स हमसे 2 बार लिख गया हुआ है, तो एक मैट्रिक्स को काट दिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स मेंशन कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। राइबोसोम 70S टाइप के हो गए। राइबोसोम का काम क्या होता है अगर बात करें तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और क्या पाया जाता है, ये जो रखी हुई है तो इसको इंक्लूजन्स कहते हैं, इंक्लूजन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर और बना रखा है नीचे की तरफ, यानी कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 पार्टिकल्स हैं, यानी कि क्रस्टी जो है, क्रस्टी की एक संरचना हमने यहाँ बना रखी है। तो देखिए इस क्रस्टी की संरचना में एक तो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से हो रही है, इनर मेम्ब्रेन से हो रही है, और इनर मेम्ब्रेन से लगी हुई बीच में देखिए स्पेस पाया जाता है, तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। और इसी से लगी हुई ये जो है क्या है, क्रस्टी है। इसी क्रस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। तो ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये क्रस्टी की सतह पर बहुत से टेनिस के रैकेट के आकार के 70 से 100 एंगस्ट्रॉम की लंबाई है ना, ये जो आकार ये होते हैं, ये 70 से 100 एंगस्ट्रॉम की लंबाई के सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। और ये सूक्ष्म कण जो होते हैं एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। कितनी, 100 मतलब कि 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। कितने,
100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इनकी क्या होती है, पोजीशन होती है, स्थिति होती है। और प्रत्येक जो है ये F1 पार्टिकल 3 भागों से मिलकर बना होता है। अच्छा, ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो अगर बात करें तो एक तो इसका बेस हो जाता है, और दूसरा ये जहां से लगा हुआ है बेस कहलाएगा, और दूसरा ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा स्टॉक। और ये गोलाकार जो स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या नाम दे देंगे, तो इसको आप नाम दे देंगे हेड। तो 3 पार्टों में से मिलकर के ये बना होता है। तो कुछ वैज्ञानिक क्या है, इसको ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है क्या बच्चों, कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जा रहा है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। इन सबकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग है, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वजनन की शक्ति होती है, परंतु ये कोशिका के अंदर रहकर ही जनन कर सकते हैं, कोशिका के बाहर जनन नहीं कर सकते हैं, कोशिका के अंदर रहकर ही जनन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। ठीक है, ये इसका डिटेल हो गया। अब आइए बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखेंगे बच्चों क्या है, प्रोटीन जो है 65 से 70% तक होता है। ऐसे ही फास्फोलिपिड 25% होता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए 0 पॉइंट कितना होता है, 5% होता है। डीएनए कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब इसके कार्य की बात करेंगे तो सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीश्वसन का मुख्य भाग घटित होता है। ऑक्सीश्वसन का मुख्य भाग जो है वो घटित होता है। तो हमें याद रखना है कि श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में कलेक्ट होती है, तो एटीपी के फॉर्म में कलेक्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और पूरी संरचना मैंने आपको बताई। माइटोकॉन्ड्रिया को किन वैज्ञानिकों ने खोजा है उसके बारे में आपसे चर्चा किया, और ये कहाँ पाए जाते हैं, किस साइज के होते हैं, ये सब बात मैंने आपको बताई और पूरी संरचना आपको समझा दिया। और उन साइंटिस्ट का भी मैंने जिक्र किया जो साइंटिस्ट क्या हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको नाम देते हैं नलिकाएं। उनका नाम मैं एक बार यहाँ पर पुनः लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्या नाम था, फ्रेवेस लिंग एवं क्या बताया था, मूलर और थेलर नामक वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, तो नलिकाएं नाम दिया था। नलिकाएं नाम दिया, क्या नाम दिया था, नलिकाएं। किस साइंटिस्ट ने नाम दिया, तो इन दोनों साइंटिस्टों ने नाम दिया। इस बात को आप दिमाग में बिल्कुल रखेंगे ताकि कभी कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। किस लोग बताते नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इन साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था, इनको नलिकाएं नाम दिया या ट्यूब्यूली नाम दिया। तो किन साइंटिस्ट ने नाम दिया, तो इन्हीं साइंटिस्ट ने नाम दिया। ऑक्सीश्वसन का जो कहा मैंने मुख्य भाग घटित होता है, तो इसमें तीन प्रक्रियाएं होती हैं। 3 प्रक्रियाओं में ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। कौन कौन सी 3 प्रक्रियाएं हैं इनके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, तो सुन लीजिए इसको भी। पहला होता है क्रेब्स चक्र। क्या होता है बच्चों, क्रेब्स चक्र होता है एक, ठीक। और दूसरा क्या होता है, श्वसन श्रृंखला होती है। श्वसन श्रृंखला होती है, इस बात को याद रखना है। और तीसरा होता है फास्फोरिलेटिंग तंत्र। इन बातों को याद रखना है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीश्वसन की जो है प्रक्रियाएं हैं वो 3 चरणों में पूरी होती हैं। एक तो क्रेब्स चक्र हो गया, दूसरा श्वसन श्रृंखला हो गई यानी कि रिस्पायरेटरी चेन हो गई, और तीसरा जो है वो फास्फोरिलेटिंग तंत्र हो गया। तो जो क्रेब्स चक्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ठीक है, कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मूव करेगा। ठीक है।
और जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या ये कह लीजिए जो श्वसन श्रृंखला होती है या रिस्पायरेटरी चेन होती है, ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पर मूव करेगा, तो विशेष रूप से ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी का ये पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा, फास्फोरेटिलेटिंग तंत्र। तो फास्फोरेटिंग तंत्र जो है वो कहाँ चलता है बच्चों, तो ये श्वसन श्रृंखला से जुड़ा होता है और विभिन्न स्थानों पर एटीपी का निर्माण करता है। और ये तंत्र F1 कणों और एटीपी सिंथेसिस बीकर का बना होता है। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ठीक है, कार्य और खोजकर्ताओं के नाम का उल्लेख किया। मेरे वीडियो को और अच्छा मतलब इस टाइप की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों।